हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे और उन विकारी शब्दों के अंदर हमने जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है इनके बारे में पढ़ लिया है। आज जो हमारा जो विकारी शब्द है वो है क्रिया, यानी जो लास्ट विकारी शब्द है। 4 विकारी शब्द होते हैं हमारे और उनमें से जो लास्ट बचा है क्रिया। तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रिया क्या है। क्रिया क्या है, तो हम क्रिया की बात करें तो हम जैसे दिमाग में रखना काम, यानी काम ही क्रिया है। काम ही क्या है? क्रिया। तो ये क्रिया से आपको जब भी क्रिया नाम आए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या है, कि काम ही क्रिया है। अब देखिए परिभाषा दे रखी है यहाँ पर। परिभाषा में क्या दिया है, जिससे काम का होना, काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो सिंपल सी बात ये हुई कि काम है वो काम ही क्या है? क्रिया है। जैसे उदाहरण दिया है, राम खेलता है, राम खेलता है। श्याम पढ़ता है। तो यहां पर खेलने का काम हो रहा है, यहां पर खेलने का काम हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, इसमें खेलना और पढ़ना क्रिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको बताता हूं, एक होती है धातु, एक होती है धातु और एक होती है क्रिया, एक होती है क्रिया। तो धातु जैसे यहाँ पर खेलना है ना, तो ये जो ना लग जाता है ना, ना लगने पर ये क्रिया बन जाती है। यानी जिन के पीछे ना लगा हुआ है, ये ना लगने पर क्रिया हो गई। और ये जो इसमें जैसे खेल है ना, ये खेल क्या है? धातु है। इसके अंदर पढ़ धातु है, लिखना में लिख धातु है। तो समझ गए आप धातु क्या है। यानी जो ना लगी हुई है वो क्रिया हो गई और उससे जो पीछे जो बचा हुआ है वो क्या हो गया? धातु हो गया। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है कार्य का करना, कार्य का करना। अब कार्य कौन करेंगे? भाई सजीव होगे वही करेंगे, सजीव करेंगे। तो कार्य का करना ये सजीव करता होते हैं। अब है कार्य का होना, कार्य का होना, अपने आप कार्य होना, अपने आप कार्य होना। निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं जैसे मान लिया हम बात करें सूर्य, सूर्य। तो सूर्य क्या होता है? सुबह इधर से उदय होकर इधर अस्त हो जाता है, होता है ना। तो अपने आप जो क्रिया है वो अपने आप हो रही है। ठीक है, और जो सजीवों द्वारा जो प्रतिक्रिया की, जैसे मनुष्य के द्वारा कोई काम किया जाता है या कोई पशुओं द्वारा किया जाता है या पक्षियों द्वारा, जो ये सारी सजीवों में आएगी। आगे देखिए अब आपके आया क्रिया के भेद या प्रकार, क्रिया के भेद या प्रकार। तो कर्म के आधार पर, या कर्म के आधार पर बात हो रही है, और कर्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वो कौन कौन से? एक हो गया अकर्मक क्रिया और दूसरा हो गया सकर्मक क्रिया। अब जब इसके टुकड़े करते हैं तो अकर्म का मतलब अ यानी नहीं होता है, अ यानी नहीं, यानी जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है। और सकर्म का मतलब है कर्म सहित, कर्म सहित, यानी इसमें कर्म है। यानी अकर्मक और सकर्म के बारे में आप समझ गए। उदाहरण देखिए, मोहन खाना खा चुका, मोहन खाना खा चुका, ये सकर्मक है, ये सकर्मक है। गणेश विद्यालय गया, ये अकर्मक है। अब ये कैसे सकर्मक है और कैसे अकर्मक है, जब हम इसके जो प्रकार अभी देखेंगे, ये हमने उदाहरण लिया है। यानी मोहन खाना खा चुका ये सकर्मक हो गई और गणेश विद्यालय गया ये अकर्मक हो गई। तो यहाँ पर हमें कैसे हम इसको पहचान पाएंगे कि ये अकर्मक हुई और ये सकर्मक हुई। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए हमारे को यहाँ पर पहचान दे रखी है, पहचान दे रखी है। वो पहचान में क्या कह रहा है? क्या किसको, क्या और किसको, ये 2 शब्द है, का उपयोग करके प्रश्न बनाना है, प्रश्न बनाना है। अगर उत्तर मिलता है, अगर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, नहीं तो अकर्मक है। यानी हमारे को ये 2 जो शब्द है वो दिमाग में रखने, क्या और किसको। अब देखिए, मोहन क्या खा चुका है, मोहन क्या, यानी इस खाने की जगह हमने क्या लगा दिया? मोहन क्या खा चुका है। तो हमारे को उत्तर क्या मिलता है? खाना। उत्तर क्या मिलता है? खाना। यानी मोहन है वो खाना खा चुका है।
ठीक है, तो ये क्रिया कैसे हो गई, सकर्मक हो गई। अब देखिए गणेश विद्यालय गया, अब हम इस विद्यालय, भाई गया वो तो क्रिया है, गणेश है वो करता है कार्य को करने वाला। अब हम कर्म की बात करें तो जैसे विद्यालय की जगह लगाएंगे, और तो कोई इसमें शब्द है ही नहीं, तो विद्यालय को हटाकर हम लगाए गणेश क्या गया, गणेश क्या गया, तो उत्तर निकलता है क्या, विद्यालय, नहीं निकल रहा है। दूसरा, गणेश किसको गया, विद्यालय, तो उत्तर नहीं निकला। हाँ, यहाँ पर गणेश की जगह, सॉरी, ये विद्यालय की जगह हम ऐसे लगाए गणेश कहाँ गया, गणेश कहाँ गया, तो कहाँ गया, अब आएगा विद्यालय। तो ये जो कहाँ है ना, वो कहाँ से उत्तर मिल रहा है, उत्तर किससे मिल रहा है, कहाँ से। तो हमारे को ये कहा रहा है कि क्या और किसको ही लगाना है, अगर क्या और किसको से ही उत्तर मिलता तो ही वो क्रिया सकर्मक है, अगर अन्य किसी से आंसर मिल रहा है तो वो सकर्मक नहीं है। तो ये क्रिया क्या हो गई, अकर्मक हो गई। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जिनको भी जरूरत हो उनके पास में मेरी वीडियो पहुंच सके। अब आगे बात करते हैं। अब मैंने कुछ उदाहरण लिए, कुछ उदाहरण लिए, यानी अकर्मक कौन सी और सकर्मक कौन सी है, तो हमारे को पता चल गया। एक तो क्या लगाना है, क्या, और एक लगाना है किसको, क्या और किसको, ये दो शब्द लगाकर हमारे को आंसर निकालना है। अब देखिए राकेश पढ़ता है, अब राकेश पढ़ता में राकेश तो क्या हो गया, कर्ता हो गया, और पढ़ता, पढ़ता में क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो ये आक्रमक है, क्योंकि कर्म यहाँ पर है ही नहीं, कर्म यहाँ पर है ही नहीं। तो ये तो सिंपल सा वाक्य था और इसको देखकर हम पहचान जाते हैं। जहां पे पूरक शब्द दिए हुए होते हैं वहां थोड़ी पकड़ने में दिक्कत होती है। राकेश नहाता है, तो यही आक्रमक है, क्योंकि राकेश कार्य को करने वाला हो गया, भाई करता है, और नहाने का काम कौन कर रहा है, राकेश कर रहा है, तो यहाँ पर भी अकर्मक है, यानी कर्म नहीं है। अब देखिए राकेश साबुन से, राकेश साबुन से स्नान घर में नहा रहा है, स्नान घर में नहा रहा है। अब ये अकर्मक है, ये भी अकर्मक है। अब इससे जब वाक्य आते हैं ना, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कैसे हम फाइंड करें कि वो अकर्मक है या सकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर साबुन दे रखा है, स्नान दे रखा है, घर दे रखा है। अब जैसे मान लिया ये राकेश हो गया कर्ता और नहाना हो गया क्रिया, ठीक है। अब ये क्रिया और कर्ता तो हो गया, पीछे जो बच गया इतना, जो ये इतना लंबा बच गया, इसमें क्या है, ये यानी ये पूरक शब्द है, ठीक है, जो वाक्य को पूरा कर रहे हैं। अब हम कैसे करेंगे, ये हम लिखे राकेश किसको से स्नान घर में नहा रहा है, नहीं बैठ रहा है, राकेश क्या से स्नान घर में नहा रहा है, या राकेश साबुन से क्या घर में नहा रहा है, या राकेश साबुन से किसको घर में नहा रहा है। यानी कहने का मतलब है ये क्या और किसको से इसमें आंसर नहीं मिल रहा है, क्या और किसको से आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, अकर्मक हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये राकेश करता हो गया, पढ़ना है ना वो क्रिया हो गई। अब ये पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक है, ये सकर्मक हुआ। कैसे हुआ, राकेश क्या पढ़ रहा है, उत्तर निकल के आ रहा है पुस्तक, उत्तर निकल के आ रहा है पुस्तक, तो ये सकर्मक हो गया। अब पांचवा देखिए, राकेश बच्चे को नहा रहा है, ये भी सकर्मक है। ये आगे बढ़ेंगे, जो प्रेरणार्थ क्रियाएं होती है उसके अंदर ये आता है। अब देखिए राकेश बच्चे को नहा रहा है, तो राकेश है वो क्या करता, और नहाना है वो क्रिया। अब यह राकेश किसको नहा रहा है, राकेश किसको नहा रहा है, तो उत्तर निकल के आ रहा बच्चे को, बच्चे को, तो ये सकर्मक हो गई। तो ये जो पांच मैंने उदाहरण लिए, इससे आपको सकर्मक और अकर्मक को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। अब यहाँ पर एक नोट है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बता दी है, जैसे पढ़, लिख, जा, खा आदि। अकर्मक क्रिया का सकर्मक के रूप में प्रयोग, यानी कुछ अकर्मक क्रियाएं होती है, कुछ अकर्मक क्रियाएं होती है, उनका हम सकर्मक के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण में दे रखा है, बच्चा रोता है, ये अकर्मक है, बच्चा रोता है ये क्या है, अकर्मक है, क्योंकि बच्चा वो रोने का काम कर रहा है, तो बच्चा है वो रो रहा है, तो यहाँ बच्चा हो गया कर्ता और रोना हो गया क्रिया। अब देखिए
इसको सकर्मक में कैसे हमारे को, जैसे हम यहाँ ये जो रोना क्रिया है वो अकर्मक होती है। रोना क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। पर अब जो हम यहाँ तो सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई अकर्मक और सकर्मक क्या होता है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं क्रिया के, इनके बारे में देखेंगे। फिर जो बाद में हम देखेंगे कि एक क्लास ऐसी भी रखेंगे जिसके अंदर कौन सी क्रियाएं अकर्मक में आती है, कौन सी सकर्मक में आती है, वो अलग हम फाइंड करेंगे। अब देखियो, उसने मेरे सामने अपना रोना, यानी है तो रोना ही, रोया, अपना रोना रोया, तो यहाँ रोया वो क्रिया हो गई। अब अपना रोना है तो अब यहाँ प्रश्न बनाएंगे हम, इसको सकर्मक कैसे कहेंगे कि उसने मेरे सामने क्या रोया, क्या रोया। तो उत्तर निकल के आ रहा है अपना रोना, अपना रोना। यानी भाई जैसे कोई आदमी किसी के पास में जाते जो अपनी जो दुख भरी कहानी होती है वो सुनाता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो भी है वो सुनाता है। तो ये वो क्या हो गया, वो अपना रोना हो गया। ठीक है, हम कहते हैं कि यार वो तो बार बार ये अपना रोजना मत सुना मेरे को, तो वही बात है ये। वह लड़ता है, वह लड़ता है, तो वह वो क्या है, कर्ता, और लड़ना क्या, क्रिया, ये अकर्मक है। ठीक है, अब इसको सकर्मक कैसे बनाएंगे। पृथ्वीराज ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, तो लड़ी है ना, ये लड़ी ली है ना, वो क्या हो गई, क्रिया हो गई है यहाँ, ये क्या है, क्रिया। और ये पृथ्वीराज है वो काम को करने वाला है तो करता हो गया। अब जो अनेक लड़ाइयां हैं तो हम लिखेंगे पृथ्वीराज ने क्या लड़ी, पृथ्वीराज ने क्या लड़ी। तो उत्तर निकल के आता है अनेक लड़ाइयां, अनेक लड़ाइयां। तो आप अकर्मक क्रिया का प्रयोग करके भी सकर्मक क्रिया बना सकते हैं। वहां पर हमारे दिमाग में जैसे रोना क्रिया है वो अकर्मक होती है, तो अब दिमाग में ये फिक्स सेट करके ही नहीं रखना है कि रोना क्रिया जहां भी रोना नाम आए तो आप अकर्मक कर दो। यानी उस प्रश्न की प्रकृति को समझना है कि वो प्रश्न हमारे को क्या पूछ रहा है, किस प्रकार का प्रश्न दे रखा है, उसके हिसाब से उसका आंसर देना होता है। अब है क्रिया के अन्य भेद, क्रिया के अन्य भेद, जो कर्म के आधार पर दो भेद थे, एक अकर्मक और एक सकर्मक, वो हमने देख लिया। अब क्रिया के अन्य भेद, तो पहला है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। कहने का मतलब नाम, नाम किसे कहते हैं, नाम किसे कहते हैं, यानी संज्ञा को नाम कहते थे। तो ये जो संज्ञा है वो जो क्रिया है ना, उस क्रिया जैसे हमने जैसे पढ़ना लिखना उनसे का उपयोग नहीं करके जो नाम है, जो संज्ञाएं, उनका उपयोग करके कुछ क्रियाएं बनाई जाएगी, उनको हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। ठीक है, नाम यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों को मिलाकर वो क्रियाएं बनाई जाएगी। यानी कि क्रिया को छोड़कर जैसे पढ़ना लिखना सोना रोना हंसना ये सारी, दूसरे शब्दों से संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे हाथ, हाथ से बना हथियाना, हाथ से बना हथियाना, ये हथियाना क्या होगी, यानी जो क्रिया होगी उस क्रिया के पीछे ना लगा हुआ होगा, उस क्रिया के पीछे क्या लगा हुआ होगा, ना। तो जैसे हाथ है, हाथ क्या है, हाथ भाई संज्ञा है, तो हाथ से बना हथियाना, बात, बात से बना बतियाना, और आप से बना अपनाना। ठीक है, तो आप क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, आप क्या, सर्वनाम। तो ये नाम धातु क्रिया में यही बात कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन शब्दों से है ना क्रियाओं का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण दे रखे, उन उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसका वाक्य किस प्रकार बनाया जाएगा। देखिए, मेरे भाई ने मेरी 5 बीघा, मेरे भाई ने मेरी 5 बीघा जमीन हथियाली। तो ये हथियाना क्या है, वो क्रिया है। हथियाना का मतलब जैसे हम मारवाड़ी में कहे कोसना, भाई मेरे भाई ने मेरी 5 बीघा जमीन कोस ली है। ठीक है, तो ये कोसना है ना, वही क्या है, हथियाना है। ठीक है, मेरे भाई ने मेरी 5 बीघा जमीन हथिया ली, तो ये नाम धातु क्रिया हो गई। ये हमारे को वहां पर पर्सन को पढ़कर, यानी पहले आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। उसके बाद में आप बार बार जितने उदाहरण देखोगे तो ही आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगी। यानी आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट में आप जैसे मान लिया कि आपने एक वीडियो देख ली और फिर आप परीक्षा में जाओगे और वहां देखोगे कि यार वो प्रश्न वो बता रहे थे ऐसे ऐसे हो गया, वो गलत हो गया, हमारा तो सही नहीं हुआ। तो एक वीडियो देखने से हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जो एक हमारे को रिजल्ट चाहिए।
तो उसके लिए आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, फिर आप, क्योंकि मैं यहाँ पर 100, 200, 500 उदाहरण नहीं ले सकता, एक दो उदाहरण लेके आपको वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब आपको क्या करना है कि ज्यादा उदाहरण है वो गाइडों में जाकर देखना है, क्योंकि सीधी जब गाइड पढ़ते हैं तो उसकी भाषा हमारे को समझ में नहीं आती है। भाई गाइडों में सारा मैटर लिखा हुआ है पर वहां समझ नहीं पाते। तो हमारे को क्या है कि जैसे क्लास देखी, क्लास देखने के बाद में हमने जो समझ लिया है, समझने के बाद में अब बार बार आपको खुद को अभ्यास करना होगा, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण निकालेंगे, उससे आपको धीरे धीरे उसमें निखार आएगा। अब देखिए आगे दे रखा है, दो महिलाएं आपस में बतिया रही थी। तो ये बतियाना क्या है? ये बतियाना क्रिया ही है, यानी आपस में बातें कर रही थी। ठीक है, तो ये बतियाना क्या हुआ? बात से बना बतियाना। अनाथ बच्चों को अपनाना पुण्य का कार्य है। ये अपनाना क्या है? अपनाना क्रिया जो आपसे बना है, आपसे बना है। तो आप समझ गए ये नाम धातु क्रिया के इस प्रकार के हमारे पूछे जाते हैं जो ये प्रश्न। अब है पूर्वकालिक क्रिया। तो पहले आप इस पे ध्यान कीजिए। पूर्व का मतलब पहले, काल यानी समय, ठीक है, और इक यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले एक क्रिया पहले घटित होगी। भाई पूर्वकालिक का मतलब पूरे पूर्व में घटित होगी। देखिए जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरे क्रिया करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी पूर्व का मतलब पहले, जो पहले घटित हो जाएगी वो क्रिया पूर्वकालिक होगी, और जो बाद में घटित होगी वो पश्चकालिक होगी। आगे दे रखा है, जैसे उदाहरण दिया है, वह खाकर सोता है। अब देखिए एक तो यहां पर होगी खाना क्रिया, ठीक है, और एक होगी सोना। ठीक है, आराम से पकड़ लोगे आप इसको। एक खाना और एक सोना, दो क्रिया हो गई। अब बताओ कि जो वह है वो पहले सोता है या खाता है? अब सोने के बाद में तो क्या खाएगा भाई, वो तो नींद आ गई। तो कहने का मतलब इसमें पहली कौन सी क्रिया कर रहा है? वो पहले खाने की कर रहा है और बाद में सोने की कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? तो हमारे को होगी खाना। दूसरा देखिए, राकेश पुस्तक पढ़कर सोता है। तो ये तो हो रही है इसमें पढ़ने का काम, और एक हो रहा सोने का काम। तो पहले कौन सा हुआ? पहले पढ़ने का हुआ। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई? पढ़ना हो गई। रमेश नाके विद्यालय गया। तो विद्यालय जाना, गया का मतलब ये जाना, ये जाना, और एक जो ये सॉरी रमेश नाके, एक होगी नहाना। तो पहले कौन सी क्रिया हुई? पहले नहाने वाली हुई। तो नहाने वाली क्रिया पहले आएगी और जाने वाली बाद में आएगी। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी? नहाना। चोर भागकर छुप गया। तो एक तो हो गई भागना, एक तो हो गई भागना, और दूसरी क्या होगी? छुपना। दो क्रिया हो गई। तो पहले कौन सी? पहले भागने की काम, जो भाग कर वो छुपा है तो पहले भागने की क्रिया हुई है और बाद में छुपने की हुई है। तो इसको आप आराम से देख पा रहे हो कि आप किस प्रकार देखोगे कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। अब यहाँ पर जैसे पहचान दे रखी है, पहचान में दे रखा है मूल क्रिया के साथ कर, करके के प्रत्यय लगा होगा। मूल क्रिया के साथ कर, करके के प्रत्यय लगा होगा। कहने का मतलब ये प्रत्यय वो लगे हुए होंगे पूर्वकालिक क्रिया में। जैसे यहाँ पर जैसे भाग कर आ गया, या नाक्य आ गया, यहाँ पर कर आ गया, यहाँ पर कर आ गया। ठीक है, तो ये जो मूल क्रिया न उसके ये लगे हुए होंगे, और जिनके ये लगे हुए होंगे वही पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो आपको पहचानने में थोड़ी सुविधा होगी। ये भी आप दिमाग में रखना, और बाकी आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो भी आप आराम से उसको फाइंड कर पाओगे कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। नोट में दे रखा है पूर्वकालिक प्रत्यय कर या करके। ये भी आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि पूर्वकालिक प्रत्यय कौन से होते? तो कर और करके वो पूर्वकालिक प्रत्यय होते हैं। अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है भाई? संयुक्त का मतलब दो क्रियाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। संयुक्त का मतलब ही क्या? जोड़ना ही तो है भाई। संयुक्त एक जगह हो रखी है, जुड़ना। देखो, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है, यानी किसी एक ही क्रिया का काम करती है, वह संयुक्त
क्रिया कहलाती है। जैसे यानी वो जुड़कर एक ही क्रिया का काम करती है, उसको जब अलग अलग करें तो उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल पा रहा है। अब देखिए उदाहरण, वह पढ़ चुका, वह पढ़ चुका, तो एक यहाँ पर पढ़ना क्रिया है और एक चूकना क्रिया है। तो अब ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, ये आपस में जुड़ी हुई है। कैसे कि अब वो पढ़ चुका कहने का मतलब पहले पढ़ गया फिर चूक गया, ऐसा तो है नहीं भाई, दो क्रिया अलग अलग है तो भाई ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के बाद में चूक गया। यानी दोनों को आपस में मिलाते एक कॉमन अर्थ दे रही है, ये दोनों मिलकर एक वाक्य की पूर्ति कर रही है। वह पढ़ चुका कहने का मतलब है, पढ़ चुका का मतलब है कि उसने पूरी पढ़ाई कर ली है, पूरी पढ़ाई कर ली है, इसका ये अर्थ निकल रहा है। देखिए दूसरा उदाहरण, उसने खा लिया, उसने खा लिया, तो खा लिया का मतलब एक तो खाना क्रिया इसमें, एक लेना है। तो ऐसा नहीं कि पहले खाया फिर उसने लिया, ऐसा नहीं है। उसने खा लिया का मतलब है उसने खाना है वो खा लिया है, वो खाना खाकर इससे वो सॉरी संतुष्ट हो गया है, यानी उसने खाना खाने का काम है वो कर लिया है। अब है 4 नंबर, देखिए तो संयुक्त क्रिया को आप अच्छे से पकड़ पाओगे क्योंकि इसके अंदर जो दो क्रिया है वो आपस में जुड़ी हुई होगी और उसको जब आप अलग अलग करोगे तो उसका एक सही अर्थ नहीं निकल पाएगा। अब है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है द्विकर्मक क्रिया का मतलब दो कर्म है, इसके अंदर दो कर्म आएंगे, दो कर्म आएंगे। कहने का मतलब हम एक तो क्या और एक किसको, दो शब्द थे हमारे पास में, तो इनसे हम जो आंसर निकाल रहे तो एक आंसर क्या से निकलेगा और एक क्या निकलेगा किसको से। यानी गौण कर्म, अप्रधान कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। एक होगा प्रधान कर्म, प्रत्यक्ष कर्म और एक मुख्य कर्म, ये एक ही नाम है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना कि गौण कर्म, अप्रधान कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म एक ही के नाम है और प्रधान कर्म, प्रत्यक्ष कर्म और मुख्य कर्म ये एक के नाम है। अब एक इसमें प्रधान होगा और एक अप्रधान होगा, एक प्रत्यक्ष होगा एक अप्रत्यक्ष होगा, एक गौण होगा और एक मुख्य होगा, इस प्रकार के इसमें कर्म होंगे दो। उदाहरण देखिए, उदाहरण है मीरा ने गाय को रोटी दी, मीरा ने गाय को रोटी दी। अब आप देखो इसको उत्तर निकालते हैं, या गाय की जगह हम लगाएं मीरा ने किसको रोटी दी, मीरा ने किसको रोटी दी, तो आंसर निकल रहा है गाय, एक किसको से हमारे आंसर आ गए। अब देखिए मीरा ने गाय को क्या दी, तो रोटी, दोनों से आंसर निकल रहा है, दोनों से आंसर निकल रहा है तो इसमें दो कर्म हो गई, ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा देखिए, रमेश ने मुझे एक सुंदर खरगोश भेंट किया, रमेश ने मुझे एक सुंदर खरगोश भेंट किया। अब देखिए रमेश ने किसको एक सुंदर खरगोश भेंट किया, तो आंसर आएगा मुझे, आंसर आएगा मुझे। अब देखिए रमेश ने मुझे क्या भेंट किया, तो उत्तर आएगा एक सुंदर खरगोश, एक सुंदर खरगोश। तो ये दो कर्म हो गई। आगे का उदाहरण देखिए, शीला ने भिखारी को दान दिया, शीला ने भिखारी को दान दिया। अब देखिए शीला ने किसको दान दिया, उत्तर आया भिखारी, उत्तर क्या आया भिखारी। आगे शीला ने भिखारी को क्या दिया, उत्तर आया दान। तो दो कर्म हो गए, तो ये द्विकर्म क्रिया का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार आपको द्विकर्म क्रिया के उदाहरण को छांटना होता है। आगे देखिए, आगे नोट दे रखा है, आगे नोट दे रखा है, क्या से उत्तर मिलता है, क्या से उत्तर मिलता है, तो प्रधान कर्म, प्रधान कर्म, किसको से उत्तर मिलने पर, किसको से उत्तर मिलने पर गौण कर्म, किसको से उत्तर मिलने पर गौण कर्म, यानी क्या और किसको। अब देखो एक बार वापिस पीछे चलते हैं, यानी ये कह रहा कि क्या से उत्तर मिलेगा वो प्रधान कर्म होगा, क्या से उत्तर मिलेगा वो क्या होगा प्रधान कर्म होगा। अब देखिए आपको या देखिए एक बार मैं इसको वापस थोड़ा इरेज करता हूं, यानी क्या से उत्तर मिलेगा ना वो क्या होगा हमारा, यानी क्या से उत्तर मिलने वाला हमारा प्रधान कर्म होगा, क्या है ना, इसके आगे लिख लेने प्रधान, ठीक है।
और किसको, किसको, वो क्या होगा, गौण क्रम या अप्रधान क्रम, यही होगा। अब देखिए यहां पर लिखा हमने मीरा ने किसको रोटी दी, किसको, तो यहां पर गाय आया, गाय, ठीक है। अब यहां पर रमेश ने किसको एक सुंदर खरगोश भेंट किया, तो यहां पर आया मुझे, यहां पर यानी हम पहले किसको से जो छांट रहे हैं। अब यहां पर आया शीला ने किसको दान दिया, तो यहां पर आया भिखारी, यहां पर आया भिखारी, यानी इससे एक चीज और निकल के आएगी, आ गई, ये उत्तर हमारे को किसको से मिले, ठीक है। अब मीरा ने गाय को क्या दी, तो यहां पर आया रोटी, यहां पर आया रोटी, ये क्या से मिल रहा है, इसका आंसर किससे मिल रहा है, क्या से। फिर नीचे देखो रमेश ने मुझे क्या भेंट किया, तो ये जो खरगोश है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं खरगोश, ये खरगोश आया, ठीक है। और यहां पर है शीला ने भिखारी को क्या दिया, दान, ठीक है। तो यहां पर देखो किसको से उत्तर मिला है, जैसे भिखारी, गाय और मुझे, ये सारे सजीव है, ये सारे सजीव है, तो किसको से जो सजीव है, ठीक है। और यहां पर क्या है ना, क्या से जैसे रोटी, खरगोश और दान, इनमें से दो है वो निर्जीव है, और ये खरगोश है ना, तो एक सुंदर खरगोश भेंट किया, यानी एक गिफ्ट की तरह हो गया, ये क्या हो गया, एक गिफ्ट की तरह हो गया, तो ये भी एक निर्जीव की तरह ही है, गिफ्ट की तरह हो गया। तो यानी इसमें एक ये भी कॉमन चीज है कि किसको से उत्तर मिलने वाले हैं, जो सजीव होंगे, सारे सारे क्या होंगे, सजीव होंगे, और क्या से उत्तर मिलने वाले क्या होंगे, निर्जीव होंगे, यानी ये क्या से है ना, वो प्रधान है, तो ये निर्जीव है नहीं, वो प्रधान है, और सजीव वो अप्रधान है। अब हम आप वापिस आगे चलते हैं। अब यही कह रहा है कि क्या से उत्तर मिलने वाला प्रधान होगा, और किसको से उत्तर मिलने वाला गौण या अप्रधान होगा। अब 5 नंबर है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक मतलब है किसी को प्रेरणा देना, प्रेरणा देना। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, यानी किसी दूसरे को कहकर वो काम करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, यानी खुद वो काम नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा। उदाहरण देखिए, रमेश नाई से बाल कटवाता है, तो बाल किसके, रमेश के हैं, बाल तो किसके, रमेश के, पर वो खुद नहीं काट रहा है, वो किससे कटवा रहा है, नाई से कटवा रहा है, तो ये नाई से कटवा रहा है, तो ये एक प्रेरणात्मक क्रिया हो गई। इसमें दो दिए हैं, एक होगा प्रेरित और एक होगा प्रेरक, एक तो होगा प्रेरित और एक होगा प्रेरक। तो प्रेरित वो होगा जो प्रेरणा लेने वाला, प्रेरणा लेने वाला, लेने वाला। अब प्रेरणा लेने वाला कौन है, यहां पर नाई है, और प्रेरणा देने वाला कौन है, रमेश है, ठीक है। तो प्रेरणा देने वाला क्या होगा, प्रेरक, और प्रेरणा लेने वाला क्या होगा, प्रेरित। अब यहाँ जो प्रेरणात्मक क्रिया उसको दो रूपों में विभाजित किया गया, प्रेरणात्मक क्रिया को कितने रूपों में विभाजित किया गया, दो रूपों में, एक प्रथम प्रेरणात्मक और दूसरी है द्वितीय प्रेरणात्मक। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया प्लस आना है, और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया प्लस वाना है। देखिए इसको समझते हैं। माँ बच्चे को सुलाती है, माँ बच्चे को सुलाती है, ये प्रेरणात्मक हो गया, कहने का मतलब सोने का काम कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, अपन वो सुला कौन रही है, माँ सुला रही है। भाई सोने का काम बच्चा कर रहा है, पर सुलाने का काम कौन कर रही है, माँ कर रही है, ठीक है। और माँ सुलाने का काम कर रही है पर खुद नहीं सो रही है, तो ये क्या होगी, प्रेरणात्मक क्रिया होगी। प्रथम प्रेरणात्मक में एक ही कर्म होगा, प्रथम प्रेरणात्मक में क्या होगा, एक ही कर्म होगा, और द्वितीय प्रेरणात्मक में दो कर्म होंगे। तो ये तो आप अलग अलग फाइंड कर पाओगे, क्योंकि वो द्वितीय तो आप याद रख लें, उससे दो कर्म होंगे। नोट, सभी प्रेरणात्मक क्रियाएं सकर्मक होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। यानी अकर्मक और सकर्मक में आपको पूछ ले कि
प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, अकर्मक या सकर्मक, तो सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होगी, सकर्मक होगी, यानी उसके अंदर कर्म आएगा ही आएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक में दो कर्म होते हैं, जो अभी आपको मैंने बताया है। उदाहरण देखिए, अध्यापिका पढ़वाती है, अध्यापिका पढ़वाती है, यानी एक जैसे पाठ है, कक्षा में अध्यापिका है और एक पाठ है, तो पढ़वाती का मतलब है, इससे हमारे को एक ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई पढ़वाती है तो किसी बच्चे से पढ़वा रही है, वो किसी बच्चे से पढ़वा रही है। इस वाक्य को हमारे को यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो थोड़ा अपूर्ण है, वाक्य पूरा नहीं है, पर यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि भाई पढ़वाने का काम कर रही है, तो पढ़वाने का काम किसी बच्चे से ही करवा रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो ऐसे ही पढ़वा रही है, यानी वो पढ़वाने का काम करे तो अध्यापिका पढ़वाती है, तो इसका मतलब है कोई बच्चे, यानी प्रेरणार्थक तो है, ये प्रेरणार्थक तो है, पर ये अपूर्ण है, पूरा नहीं है वाक्य। या ऐसे लिखा, अध्यापिका बच्चे से पढ़वाती है, तब ये पूरा होता। अब आगे देखिए, जंगल में हरिण दौड़ रहे हैं, ये अकर्मक है, ये क्या है, अकर्मक है, यानी अब देखो जंगल में क्या दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहीं उत्तर निकालने, मैंने इसको उदाहरण को इसलिए लिया है कि जंगल में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हिरण है, अब हम ले जंगल में क्या दौड़ रहे हैं, तो उत्तर आता है हरिण, हरिण। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, आप देखिए इसको गौर से, ऐसे सीधे ही आपको आंसर नहीं देना है, हिंदी में ये बारीक बारीक सी चीजें ही हमारे को पकड़नी होती है, इसी से गलत होता है। अब यहाँ पर पहले देखिए कि एक होना चाहिए कर्ता, जो कार्य को करने वाला, एक होनी चाहिए क्रिया, एक होनी चाहिए क्रिया, और एक होना चाहिए कर्म, ये तीन चीजें होगी तभी वो सकर्मक होगा। कर्म की बात, अब यहाँ हरिण दौड़ रहे, तो दौड़, पहले तो बात करें दौड़ना, दौड़ना क्या है, इसमें दौड़ना क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है। अब हरिण, हरिण करता है, क्योंकि दौड़ जो क्रिया है वो कर कौन रहा है, क्रिया कर कौन रहा है, तो हिरण कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये करता हुआ, भाई दौड़ने का काम कौन कर रहा है, हरिण कर रहा है, तो ये करता हुआ, तो इसको कर्म कैसे कहेंगे। अब रही बात जंगल की, तो जंगल एक आधार है जो वाक्य की पूर्ति कर रहा है, यानी वो दौड़ कहाँ रहा है, जंगल में दौड़ रहा है, तो अब बताओ यहाँ पर कर्म कौन सा हुआ, कर्म यहाँ पर है ही नहीं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है उनको आपको अच्छे से पढ़ना होता है, उसको अच्छे से समझना होता है, तब जाके इसका आंसर, ऐसा नहीं है कि हमने वो क्या और किसको दिमाग में रखा और उसके हिसाब से निकल गया उत्तर, निकल रहा है यहाँ पर जंगल में क्या दौड़ रहे है, तो हरिण, तो ऐसे नहीं होता है, यानी उस पर्सन को भी आपको अच्छे से पढ़ना होता है। आगे देखो, आगे नोट लिखा है, अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी एक अकर्मक वाक्य है और एक सकर्मक वाक्य है, तो अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे, क्योंकि वहां पर कर्म तो है ही नहीं, और सकर्मक क्रिया में जो क्रिया का प्रभाव वो कर्म पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, कर्म पे। दोनों में जैसे क्रिया है, उस क्रिया का प्रभाव है अकर्मक में कर्ता पे पड़ेगा और सकर्मक में कर्म पे पड़ेगा, तो ये लाइन भी आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है। अब बात करते हैं कर्म, तो कर्म एक तो अकर्मक हुआ है, एक सकर्मक हुआ है। अब ये अकर्मक सकर्मक है ना, उसमें भी एक तो होता है पूर्ण अकर्मक और एक होता है अपूर्ण अकर्मक, और सकर्मक में भी एक तो होता है पूर्ण सकर्मक और एक होता है अपूर्ण सकर्मक। अब ये अपूर्ण और पूर्ण को कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो यह है अकर्मक, यहां पर क्या दे रखा है, अकर्मक, राम गया, राम गया। अब यहां पर एक तो आया राम और एक आया गया, दो ही शब्द है, तो गया यानी जाना क्रिया है और राम क्या है, करता है, जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, ये पूर्ण अकर्मक है। पूर्ण अकर्मक का मतलब है यहाँ पर किसी भी प्रकार का अन्य कोई चीज, यानी ना तो इसमें पूरक शब्द आया है, ना कोई आधार आया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, काम हो रहा है जाने का और कर कौन रहा है, राम, ठीक है, तो राम करता हो गया और जाना क्रिया हो गई, तो ये पूरी तरीके से क्या है, अकर्मक है, यानी कहीं भी इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। अब राकेश घर गया, राकेश घर गया, ये अपूर्ण अकर्मक है, क्योंकि यहाँ पर जो घर है वो एक पूरक शब्द जुड़ा हुआ है, भाई जाने का काम कौन कर रहा है,
राकेश कर रहा है तो राकेश करता हो गया और जाना क्रिया हो गई। अब ये घर क्या है, ये घर क्या है, पूरक शब्द है, क्योंकि ये कर्म तो है नहीं भाई, ये कर्म तो है नहीं, तो ये पूरक शब्द है। तो इससे हम अकर्मक और पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक को कैसे फाइंड करेंगे कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पूरक शब्द या आधार शब्द नहीं जुड़ा हुआ होगा वो तो पूर्ण अकर्मक होगा, और जिसमें ये आधार शब्द या पूरक शब्द जुड़े हुए होंगे वो क्या होगा, अपूर्ण अकर्मक होगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे घर है तो ये कर्म तो है नहीं भाई, राकेश कहाँ गया ये आंसर आ रहा है, तो कहां से उत्तर मिल रहा है, तो ये एक पूरक शब्द है। ठीक है, अब देखो नोट में क्या है, अपूर्ण अकर्मक के साथ एक पूरक शब्द होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे आया है सकर्मक। सकर्मक में रंगरेज ने कपड़ा रंगा, पूर्ण सकर्मक है, पूर्ण सकर्मक है। अब उत्तर कैसे निकाले, रंगरेज ने क्या रंगा, तो यहां पर आया कपड़ा, आंसर क्या मिल रहा है, कपड़ा। और कोई भी इसमें रंगरेज है वो क्या है, रंगने का काम कर रहा है तो कर्ता हो गया, और रंगना क्या है, क्रिया हो गई, और ये बस कपड़ा है तो ये कपड़ा क्या हो गया, कर्म हो गया, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये पूर्ण सकर्मक हो गया। अब दूसरे में देखिए अपूर्ण सकर्मक कैसे होगा, रंगरेज ने कपड़ा लाल रंगा, अपूर्ण सकर्मक है, यानी यहाँ पर कपड़ा। अब ये लाल क्या है भाई, लाल एक एक्स्ट्रा शब्द आया इसके अंदर, इसकी कपड़े की है ना वो विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण आया है यहाँ पर। तो रंगरेज है वो रंगने का काम कर रहा है, रंगना क्रिया हो गई, कपड़ा है वो कर्म हो गया। अब ये एक्स्ट्रा है ना, कपड़ा लाल रंगा, तो ये जो एक्स्ट्रा शब्द है इसके कारण ये अपूर्ण सकर्मक है। सकर्मक तो है, कर्म है इसके अंदर, पर ये अपूर्ण पूर्ण सकर्मक नहीं है। अब देखिए नोट, कर्म के साथ एक पूरक शब्द होगा अपूर्ण सकर्मक में, अपूर्ण सकर्मक में जिस प्रकार ये लाल आया है। क्या और किसको को छोड़कर प्रश्न बनाने पर जो उत्तर मिलता है वह पूरक शब्द होता है, यानी क्या और किसको से जो आंसर मिलेगा वही क्या होगा, वही हमारा कर्म होगा। बाकी जितने भी जो ये कहां, कब, तब, जब, इन सारों से जो आंसर मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, पूरक शब्द होंगे। तो ये आज की हमारी जो क्रिया की जो क्लास थी वो खत्म हो गई है। अब हम अगली क्लास है जो इसमें जो विकारी शब्द थे वो विकारी शब्द हमारे कंप्लीट हो गए। आगे हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे, आगे हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो अविकारी शब्द से पहले हम जो क्रिया है, इस क्रिया के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है परीक्षा में आए हुए हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण बनते वो प्रश्नों की एक क्लास लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।